स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। आपको तो पता ही है कि कितने सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और इन सब कंट्रीज के बीच में हमेशा एक कंपटीशन लगा रहता है टू बिकम द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो आज हम ये बात करेंगे कि इन सब कंट्रीज में कौन एक्चुअली लीडर है, क्योंकि दावा करने वाले तो कई सारे हैं। पाकिस्तान भी दावा करता है, इंडोनेशिया भी है, ईरान भी है, टर्की और सऊदी अरेबिया तो लड़ते ही रहते हैं। तो आज हम इस डिस्कशन में हम ये बात करेंगे कि एक्चुअली लीडर है कौन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि ये कंपटीशन होता क्यों है, ये इतना वैल्यूएबल पोजीशन एक्चुअली है क्या। तो अगर हम बात करते हैं, एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की, 2023 की बात कर रहे हैं हम। 2023 में द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड वाज एस्टिमेटेड टू बी 2 बिलियन। 2 बिलियन पीपल आर मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, विच इज अराउंड 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में लिखा था कि 2050 तक मुस्लिम पॉपुलेशन विल एक्सीड द क्रिश्चियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। इट विल बिकम द टॉप पॉपुलेशन और द मोस्ट पॉपुलेशन दैट इज फॉलोइंग वन रिलीजन। सो अगर हम बात करते हैं इस पोजीशन का, तो आप समझ ही सकते हो कि जो भी लीडर होगा मुस्लिम वर्ल्ड का, उसके पास कितना पावर रहेगा बिकॉज ऑफ द लेजिटिमेसी। अगर हम बात करते हैं 25% और 2050 तक 30% की भी बात कर रहे हैं, तो अगर 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सेप्ट वन कंट्री एज ए लीडर, सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ पावरफुल पोजीशन आर वी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। और ये कंपटीशन कोई नया नहीं है, ये चले जा रहा है सेंचुरी से। अब एक्चुअली स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से, बट उससे पहले एक और चीज। 2021 में एक ग्लोबल पोल हुआ था, और उस ग्लोबल पोल में 3 टॉप मुस्लिम लीडर्स को चूज किया गया था। सो पहले हैं टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान, दूसरे पोजीशन में सऊदी अरेबिया के राजा, तीसरे में ईरानियन प्रेसिडेंट रोहानी का नाम था। अब ये जो ग्लोबल पोल था, इट बेसिकली इंडिकेटेड कि दुनिया में जो भी मुस्लिम्स हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं, वो एक्चुअली किन को लीडरशिप के तरह देखते हैं। अब इफ यू लुक एट द ओपिनियन परसेंटेज, तो कहीं ना कहीं दीज आर ऑल 30, 25, 21, विच इज नॉट एग्जैक्टली अ मेजॉरिटी सपोर्ट टू दीज लीडर्स। और यही है प्रॉब्लम, क्योंकि जो भी दावा करता है, जो भी कंट्री दावा करता है, पूरा का पूरा लेजिटिमेसी अभी तक कोई भी कंट्री को मिला नहीं है। बट आज हम समझेंगे क्या है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, तो बहुत ऐसे एम्पायर्स आए थे जो अपने आप को कैलिफेट बोलते थे। अब कैलिफेट क्या है? जो कैलिफेट एम्पायर या जो भी टेरिटरी है, किंगडम है, उसका जो लीडर है, उसको जो कैलिफ बोला जाता है। नाउ कैलिफ इज बेसिकली अ लीडर, अ रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर, जो अपने आप को डिसेंडेंट मानता है ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। अब इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत सारे कैलिफेट्स आए हैं, जैसे उमायद कैलिफेट, अब्बासिद कैलिफेट, और फाइनली आता है ऑटोमन कैलिफेट। अब जो ऑटोमन कैलिफेट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 14th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में इसका कोलैप्स हो जाता है। बट एट द पीक ऑफ द एम्पायर, इट स्पैन्ड फ्रॉम यूरोप टू एशिया, इंक्लूडिंग मक्का एंड मदीना, जो आज के दिन सऊदी अरेबिया में है। सो ऑटोमन एम्पायर की अगर हम बात करते हैं ना, इट वाज नॉट ओनली द लार्जेस्ट एम्पायर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो एक लेजिटिमेसी थी, दूसरा मक्का मदीना के कंट्रोल के वजह से एक रिलीजियस लेजिटिमेसी भी इनके पास थी। बट प्रॉब्लम शुरू होती है ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद। कोलैप्स के बाद कई सारे लीडर्स इमर्ज करते हैं। सबसे पहले तो टर्की में ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा कम्स अप एज अ लीडर। एंड जब वो लीडर आते हैं, तो सबसे पहला ये काम करते हैं कि वो टर्की को सेक्युलर बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके आइडियाज के अकॉर्डिंगली कोई भी मॉडर्न स्टेट सेक्युलर होना बहुत जरूरी है। सो मुस्तफ़ा कमाल पाशा कैरीज आउट सेवरल पॉलिसीज जिससे कि
Turkey becomes secular and therefore modern. He tries his best, जो भी Ottoman Empire या Ottoman Caliph के जो rules थे about religious attire या religious tradition, सबको वो बोला कि private sphere में follow कर सकते हो, public sphere में नहीं. अब यहाँ से शुरू होता है कि हाँ, इस्लामिक कम्युनिटी में एक ऐसा नया लीडर आया है जो इस्लाम को मॉडर्नाइज कर रहा है. तो कुछ साल तक मुस्तफ़ा कमाल पाशा को लीडर की तरह देखा गया था, बट इस पोजीशन को भी चैलेंज करते हैं दो लोग. एक है किंग फुआद ऑफ इजिप्ट, दूसरा है वहाबी ट्राइबल लीडर थे पर बाद में सऊदी अरेबिया के राजा इब्न सऊद. अब दोनों इजिप्ट और सऊदी अरेबिया ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट के अंडर आते थे और ब्रिटिश को बहुत फायदा था कि अगर इनके बीच में लड़ाई चलती रहे, क्योंकि जितना वो लड़ाई करते रहेंगे तो उतना ही वो ब्रिटेन से प्रोटेक्शन मांगेंगे, ब्रिटेन से बोलेंगे कि भैया आओ आप हमें मिलिट्री सपोर्ट दो, आओ हमें आप यहाँ पे प्रेजेंट रहो, उनको बात करो. ब्रिटेन यहाँ पे मस्ती से बार्गेन कर पाता, क्योंकि ब्रिटेन का सिर्फ एक ही फोकस था, वो था इंडिया एज अ कॉलोनी को, क्योंकि ब्रिटेन को पता था कि सबसे ज्यादा रिसोर्सेज और रिचनेस इंडिया में है. इसी वजह से इंडिया पे कंप्लीट फोकस था. इन सब कंट्रीज पे कंट्रोल रखना इसीलिए जरूरी था फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर. तो इनके बीच में ब्रिटेन लड़ाई लगाता गया. अब बीच में इजिप्ट ने एक बार कॉन्फ्रेंस होस्ट करने की कोशिश की, दैट इज 1926 में, कि इस्लामिक कंट्रीज को सबको बुला के बोला गया कि आप आइए, हम बात करेंगे कि भैया कौन है लीडर ऑटोमन एम्पायर के बाद. इस मीटिंग में इब्न सऊद नहीं पहुंचे. कुछ ही हफ्ते बाद इब्न सऊद ने भी एक ऐसा ही कॉन्फ्रेंस किया जहां पे किंग फाउद नहीं पहुंचा. धीरे धीरे इन दोनों का जो कंपटीशन है वो बढ़ता ही गया. अब इस कंपटीशन के बाद 1947 में एक नया चैलेंजर आता है, वो है मोहम्मद अली जिन्ना. पाकिस्तान का जो क्रिएशन है वो आपको पता ही है. मुस्लिम लीग ने जो पार्टीशन का प्लान था या प्रपोजल था वो इसीलिए था कि एक अलग से स्टेट बनाया जाए मुस्लिम्स के लिए. अब इसी चक्कर में मोहम्मद अली जिन्ना टॉक्ड अबाउट कि पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी ऑफ बिकमिंग द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, और ये स्टेटमेंट किसी को पसंद नहीं आया. आज तक पाकिस्तान यही कोशिश करे जा रहा है कि वो लीडरशिप का रोल करे. आते हैं, डिस्कस करेंगे इस पे भी. बट कुछ ही साल में नासिर का इमरजेंस आता है इजिप्ट में. नासिर कम्स टू पावर अराउंड 1951-52 एंड एक बार वो पावर में आते हैं. नाम से लेके 1956 वॉर विद इजराइल, हर जगह पे ही इज एबल टू शो दैट ही इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर. तो फिर से इजिप्ट का एक इमरजेंस आता है एज अ पोटेंशियल लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. But Nasir, so after losing the 1967 war with Israel, loses power. और यहाँ पे फिर से सऊदी अरेबिया का चैलेंज आ जाता है, वो है किंग फैजल का. बट इंटरेस्टिंग बात है, इस समय पे 1973 के ऑयल क्राइसिस में सऊदी अरेबिया ने बहुत पेट्रो डॉलर छापा था, इतना कि उसको विंडफॉल भी कहा जाता है. और इससे, इस पेट्रो डॉलर से सऊदी अरेबिया इन्फ्लुएंस खरीदता गया, लेजिटिमेसी खरीदता गया. जो भी मुस्लिम कंट्री में जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे जरूरत थी तो सऊदी अरेबिया ने दिया है, और यही कंटिन्यू करता है. अब 2001 में ये चीज थोड़ा बहुत चैलेंज शुरू हो जाता है टर्की में फिर से. अब टर्की में मुस्लिम ब्रदरहुड का एक कंपोनेंट आता है AKP पार्टी बोल के, या जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी बोल के, जिसका प्रेसिडेंट एक्चुअली एर्दोगान था, और आज के दिन टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान है. तो जब ये AKP पार्टी आता है, वो वापस लेके आता है वही कैलिफेट के रूल्स, वही रिलीजियस रूल्स, और सेक्युलरिज्म को हटा देने की कोशिश करता है. धीरे धीरे इट स्टार्ट्स डूइंग ऑल दीज पॉलिसीज, और 2014 में जब एर्दोगान पावर में आते हैं, ही स्टार्ट्स टेकिंग आउट सच पॉलिसीज और पासिंग सच पॉलिसीज, जिससे कि सेक्युलरिज्म टर्की से एकदम हटने लगता है. और यहां से शुरू होती है टर्की फिर से चैलेंज करते हुए टू दी सऊदी अरेबियन लीडरशिप रोल. अच्छा, अब सऊदी अरेबिया में क्या हुआ था इस दौरान, दैट इज फ्रॉम द 2010-2020 में, जो किंग्स थे वो दे कुड नॉट कैच अप विथ द जियोपॉलिटिक्स. काफी क्रिटिसिज्म चल रहा था कि सऊदी अरेबिया में ह्यूमन राइट्स नहीं है, दे आर वेरी कंजर्वेटिव एंड ऑल ऑफ दिस. ये सब बदल जाता है जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कम्स टू पावर. ही टेक्स
a certain number of policies. He passes certain number of policies, जैसे कि driving rights to women, allowing women to go for university education and so on so forth. तो basically he starts promoting a more reformed, non-conservative Islam to the world. और ये सब हो रहा है backed by petrodollars. अब कंपटीशन शुरू हो जाती है एर्दोगान और मोहम्मद बिन सलमान के बीच में कि कौन एक्चुअली लीडर है इस पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का। अब कंपटीशन यहां पे अगर हम बात करते हैं दिन ब दिन खराब होने लगती है फ्रॉम 2014-2015 ऑनवर्ड्स वंस एर्दोगान कम्स टू पावर। तब ऑफ कोर्स मोहम्मद बिन सलमान एज द क्राउन प्रिंस नहीं थे, बट तभी भी बिटवीन टर्की एंड सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप खराब होने लगती है। सबसे पहले तो खराब होती है इस वजह से क्योंकि टर्की सपोर्ट करता है मुस्लिम ब्रदरहुड इन इजिप्ट और सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है सिसी, दैट इज द अभी के जो प्रेसिडेंट हैं इन इजिप्ट। अब जब सऊदी अरेबिया का काफ़ी सपोर्ट की वजह से प्रेसिडेंट सीसी कम्स टू पावर, टर्की को हार मानना पड़ता है और ये टर्की एकदम एक्सेप्ट नहीं करता है। टर्की क्या करता है, जीसीसी में कतर, तो एक जब हम बात करते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, तो यहाँ पे 6 कंट्रीज हैं, 6 ही मोनार्किकल कंट्रीज हैं, 6 ही सुन्नी मुस्लिम्स हैं। और यहाँ पे बिकॉज सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा कंट्री है, इट हैज़ अ लीडरशिप रोल इन द जीसीसी, सारे अदर कंट्रीज एक्सेप्ट करती है इस लीडरशिप पोजीशन को। बट टर्की क्या करता है, कतर को सपोर्ट करने लगता है टू चैलेंज सऊदी अरेबिया। और जब सऊदी अरेबिया और कतर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है तो टर्की ब्लॉकेड को तोड़ के पानी, फूड, मेडिसिन सब सप्लाई करने लगता है टू कतर, ताकि सऊदी और कतर के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट और चलता रहे। यही दूसरा चीज और एक चीज करता है टर्की जाके यूएई के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट भी कर देता है ताकि जीसीसी में सऊदी अरेबिया को आइसोलेट किया जा सके। अब यहां से शुरू होती है टर्की और सऊदी अरेबिया के जियोपॉलिटिकल एनिमिटी का। बट बेसिकली देखा जाए तो ये लीडरशिप की कंपटीशन ही चल रही है जो इतने सालों से चल रही है, दोनों के बीच में चलता रहता है। बट प्रॉब्लम यह है कि टर्की के पास एक्चुअली रेवेन्यू की बहुत प्रॉब्लम है। टर्की का सोर्स ऑफ रेवेन्यू 2 चीजों से आती है, एक है आपके बॉस्फोरस स्ट्रेट, दैट इज द चोक पॉइंट बिटवीन द ब्लैक सी एंड द मेडिटेरेनियन, जो भी शिप आता है वो ट्रांजिट फी पे करता है टू टर्की, दैट इज वन सोर्स ऑफ इनकम। द सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम इज टूरिज्म। टर्की के पास खुद के पास हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, सो इट इज नॉट अ वेरी रिच कंट्री। अब सऊदी अरेबिया के पास आपको पता ही है कितना ऑयल रिजर्व्स हैं और पेट्रो डॉलर के वजह से सऊदी अरेबिया इन्फ्लुएंस खरीद पाता है। तो ये कंपटीशन धीरे धीरे सऊदी अरेबिया की तरफ टिल्ट कर गया और सऊदी अरेबिया ने तब फाइनली टर्की को बोला कि देखो भाई, पैसे चाहिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हमसे ही लेना पड़ेगा। चाइना से लोगे तो डेट ट्रैप में फंसोगे, IMF से लोगे तो US के ट्रैप में फंसोगे, लेना तो हमसे ही पड़ेगा और हम इंटरेस्टेड भी हैं, बट ये कंपटीशन खत्म करो, मान लो कि हम लीडर हैं। टर्की रिसेंटली लास्ट ईयर में मान लेता है ये, और इस साल एर्दोगान विजिट भी करता है और ड्यूरिंग द विजिट सऊदी अरेबिया promises a lot of investment in टर्की। तो सऊदी अरेबिया ने पैसे से, अगर हम बात करें दैट इज पेट्रो डॉलर से, टर्की वाला कंपटीशन भी खत्म कर दिया। अब बहुत सारे और भी कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान, बट उनका जो दावा है उनको समझने से पहले लेट मी ब्रिंग टू योर अटेंशन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, दैट इज P2I। ये सितंबर इवनिंग बैच है, ठीक है, ये इवनिंग बैच है जो 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। कोड अगर आप DW लाइव लेते हो, दैट इज DWLIVE, 70,000 का कोर्स आपको 29,999 रुपीज में मिलेगा। दैट इज 70,000 का इमीडिएट डिस्काउंट करके आपको 30,000 में मिलेगा। चलिए चलते हैं अभी समझने में। तो पाकिस्तान, जो मैंने कहा था कि बिगिनिंग से ही शुरू हो जाता है कि नहीं हम तो लीडर हैं, तो इसी वजह से कई सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस करता है। दैट इज अगर हम बात करते हैं 1974 में भी एक कॉन्फ्रेंस होता है, सारे मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान यहाँ पे एजेंडा सेटिंग करता है इंटायर इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं OIC, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भी पाकिस्तान अपने आप को एक लीडरशिप
रोल देने की बहुत कोशिश करता है। बट यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं पाकिस्तान के लिए। सबसे पहला प्रॉब्लम है पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। आज के दिन पूरा का पूरा सऊदी अरेबिया का ही लोन चल रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ पेट्रो डॉलर्स। वो सऊदी अरेबिया के ही लोन में ही दबा है। दूसरी बात, जो मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में, उनको एक्चुअली अरब या ओरिजिनल मुस्लिम्स नहीं कहा जाता है, उनको कन्वर्टेड मुस्लिम्स कहा जाता है, या ये कहा जाता है कि वो 12वीं और या 13वीं सदी के मुसलमान हैं। इसी वजह से जो अरब है, दैट इज आप जीसीसी कंट्रीज अपने आप को अरब्स बोलती हैं, तो ये जो कंट्रीज हैं वो कहते हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री का पार्ट नहीं है पाकिस्तान। इसके वजह से पाकिस्तान लीडर नहीं बन सकता है। दे कैन नॉट बी द लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी बिकॉज दे आर नॉट डिसेंडेंट्स, दे आर कन्वर्टेड मुस्लिम्स। इस वजह से पाकिस्तान जितना भी कोशिश कर ले, पाकिस्तान कभी भी लीडर का रोल नहीं प्ले कर पाएगा इन दी मुस्लिम कम्युनिटी, ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी। आगे बढ़ते हैं इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया की बात करें तो वन ऑफ द कंट्रीज विच हैज़ द मोस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, आज के दिन की बात करें सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन की है, दैट इज़ 230 मिलियन मुस्लिम्स आर इंडोनेशियंस। सेकेंड बात है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। इसी वजह से इंडोनेशिया को कहा जाता है कि चैलेंजर रोल प्ले कर सकता है। बट वही प्रॉब्लम है कि अगर इंडोनेशिया की हम बात करें, इट इज़ ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ द इस्लामिक हिस्ट्री। इंडोनेशिया में जो लोग हैं, दैट इज द मुस्लिम पॉपुलेशन, दे हैव कन्वर्टेड इवन फर्दर लेटर देन पाकिस्तान। तो अरब कंट्रीज तो किसी हाल में भी इंडोनेशिया को नहीं मानेगा या लेजिटिमेसी नहीं देगा एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। अब ईरान का क्या, क्योंकि ईरान तो पर्शियन है, सेकंड है कि उसमें भी बहुत सारा पॉपुलेशन है। बट दिक्कत आ जाती है कि ईरान का जो मेजर पॉपुलेशन है वो है शिया पॉपुलेशन। अब शिया पॉपुलेशन टोटल ग्लोबल या ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ 10 से 15% ही शिया पॉपुलेशन है। और शिया सुन्नी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट के वजह से जो सुन्नी पॉपुलेशन है वो कभी भी लेजिटिमेसी नहीं देगा ईरान को। ईरान इसीलिए आइसोलेटेड ही रह जाता है इन दिस कम्युनिटी। अगर कोई लीडर बनना है तो वो हमेशा सुन्नी कंट्री से ही आएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो अरब कंट्री से ही आए, क्योंकि अरब्स क्लेम करते हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री वो उनका हिस्ट्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि फाइनली कंपटीशन चल तो रहा है, बट इसका लीडर कौन है। अब हर 3 साल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन मीट करती है, और इस मीटिंग के दौरान हर कंट्री अपना अपना एजेंडा सेट करता है। पाकिस्तान क्या रेस करता है आपको पता ही है, हर मीटिंग में कश्मीर को रेस करता है, हर मीटिंग में कश्मीर वाला डिस्कशन करके हर कंट्री बोलता है छोड़ दो। ये इंडिया और आपकी बात है, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान का मुद्दा रहता है। अब सऊदी अरेबिया हमेशा से ईरान का डिस्कस करता है या इजराइल को लेकर डिस्कस करता है, टर्की हमेशा कुछ और करता है। बट इन कंट्रीज को एक चीज समझ में नहीं आता है, अगर हम देखें जो लीडरशिप कंपटीशन है वो लार्जली टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में है, और जो ग्लोबल पावर्स है दैट इज यूएस और रशिया, इन दोनों को पपेट की तरह यूज करते हैं। सऊदी अरेबिया को यूएस यूज करता है, टर्की को रशिया यूज करता है, प्रॉक्सी वॉर्स चलती रहती है ओआईसी में। ये इनको समझ नहीं आता है या उनको दिखता नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, तो ये लोग ओआईसी में आके डिस्कस करते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। लीडरशिप पोजीशन पे आज के दिन देखा जाए तो कहा जा सकता है कि सऊदी अरेबिया है, बट जैसे जैसे पेट्रो डॉलर्स खत्म होगा, जैसे जैसे कंट्रीज आर गोइंग टू ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, फिर से ये कंपटीशन शुरू हो जाएगा और फिर से ग्लोबल पावर जैसे यूएस, रशिया, चाइना, इन दोनों को लड़ाते रहेंगे। यही आज के डिस्कशन के मुद्दा, और आई होप यू लाइक द डिस्कशन। चलिए आज को खत्म करते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।